दोस्तों, इस मूवी के लिए मुझे काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी। इस शानदार ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मूवी मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी की लिस्ट में आ चुकी है। आपको शुरू में तो मूवी अच्छी लगेगी ही, लेकिन लास्ट में आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन क्लाइमेक्स देखने को मिलेंगे, जो इस मूवी को पैसा वसूल बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार एक्सप्लेनेशन को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत में हम 6 चोरों को देखते हैं, जो ग्रैंड म्यूचुअल बैंक में आधी रात को चोरी करने निकले थे। तभी इनमें से एक चोर, जो वैन चला रहा था, वो रास्ते में एक कुत्ते को कुचल देता है और आगे बढ़ जाता है। तो बाकी पांचों कहते हैं कि हमने डिसाइड किया था कि हम इस चोरी के दौरान किसी की जान नहीं लेंगे, तो तुमने उसे बेकार में ही कुचल दिया, इसलिए आगे से ध्यान रखना। अब ये पांचों बैंक में जाते हैं और वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर देते हैं। इसके बाद ये सभी गार्ड्स को बेहोश करके बैंक में एंटर करते हैं। वो छठा आदमी जो गाड़ी चला रहा था, वो उन सभी का वैन में ही वेट कर रहा होता है। अंदर ये पांचों आपस में घड़ी की टाइमिंग सेट करते हैं और लॉक को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। तभी वहाँ का सायरन बजने लगता है और सायरन की आवाज सुनते ही एक बूढ़ा आदमी पुलिस को कॉल मिलाता है और तभी वैन में बैठा ड्राइवर उसे पीछे से गोली मार देता है। अब ये पांचों इधर सारा पैसा लेकर नीचे आते हैं और तभी वो ड्राइवर इन पांचों को भी धोखा देते हुए शूट कर देता है और अकेले सारा पैसा लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। फिर पुलिस थोड़ी दूर तक उसका पीछा करती है, मगर अफसोस पकड़ नहीं पाती। अब कहानी 14 महीने आगे बढ़ती है, जहां हम कहानी के 4 अलग अलग कैरेक्टर्स को देखते हैं। इनके नाम होते हैं चिन्नू, स्वाति, प्रिया और वरलक्ष्मी। इन चारों को एक लेटर आता है, जिसके हिसाब से इन चारों ने एक इनाम जीता है और उस इनाम को लेने के लिए उन्हें एक एड्रेस पर आना होगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन चारों को एक ही एड्रेस पर बुलाया गया है, जहाँ पहुँचते ही सरस्वती नाम की एक बूढ़ी औरत उनके लिए गेट खोलती है। असल में इसी ने इन चारों को यहाँ इनाम के बहाने एक साथ बुलाया था। हमें पता चलता है कि साल भर पहले हुई बैंक रॉबरी में सरस्वती का पोता मारा गया था और उसी रॉबरी में वरलक्ष्मी का बेटा राजा राम, प्रिया का मंगेतर अविनाश, स्वाति का बड़ा भाई कार्तिक और उस छोटी बच्ची चिन्नू के पिता ब्रह्म की मौत हो गई थी। असल में ये पांचों उसी दिन शूट आउट में मारे गए थे, जब इनके छठे साथी ने इन्हें धोखा दिया था। इन सभी फीमेल्स का उन पांचों के अलावा कोई दूसरा परिवार नहीं था, इसलिए उन पांचों के जाने के बाद ये पांचों अपनी अपनी लाइफ में बहुत अकेले और अनाथ थे। यहाँ पर सरस्वती दादी कहती है कि उन्हें अपने पोते के कातिल से बदला लेना है, इसलिए उसने इन चारों को यहाँ इनाम के बहाने एक साथ बुलाया, ताकि अब हम 5 मिलकर उस खतरनाक कातिल को पकड़ें और मार डालें। पहले तो सब इस बदला लेने वाली बात से मना कर देते हैं, क्योंकि आखिरकार ये सब बेचारी औरत हैं और उनमें भी एक छोटी बच्ची, इसलिए ये क्या ही कर लेगी। लेकिन बाद में ये चारों बदला लेने के लिए दादी को हाँ कर देती हैं। पर सवाल अभी भी यही था कि आखिरकार उस आदमी को ढूंढे कैसे और कैसे बदला लें, क्योंकि जो आदमी कई लोगों का मर्डर करके और बैंक का सारा पैसा लूटकर साल भर से आराम से घूम रहा हो और पुलिस भी उसे ना पकड़ पाई हो, वो वाकई में काफी स्मार्ट होगा। दादी कहती है कि हम उस आदमी को पकड़ सकते हैं, लेकिन इसमें हमें इससे भी स्मार्ट आदमी की हेल्प चाहिए और ऐसे एक आदमी को मैं जानती हूँ। इसके बाद वो अपने घर में रखी कई रिवेंज नॉवेल्स की तरफ इशारा करती है और कहती है कि इसके राइटर का नाम है पेंसिल पार्थ सारथी, जिस राइटर ने अपने हर एक नॉवेल में क्राइम और रिवेंज को अलग अलग तरीके से दिखाया हो। वो खुद कितना स्मार्ट होगा, इसे रिवेंज के हर पहलू की समझ होगी और यही हमारी मदद कर सकता है। अब ये पांचों पेंसिल पार्थ सारथी के घर पहुंच जाती हैं, जहां पेंसिल अंदर रूम में अपनी अगली स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था। पेंसिल के घर में चारों ओर हजारों किताबें रखी थी, जिससे ये लोग काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन अफसोस थोड़ी ही देर में उनका ये वहम टूट जाता है, जब इन्हें पता लगता है कि ये सारी किताबें सिर्फ दिखावे के लिए हैं और असल में हर किताब में थर्माकोल है, जिससे ये मोटी लग सकें। और तो और पेंसिल कोई ओरिजिनल राइटर नहीं है, वो तो हॉलीवुड की थ्रिलर मूवीज को तमिल भाषा में ट्रांसलेट करके नॉवेल की फॉर्म देता है। अब पहले तो ये सब ये जानकर अपसेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सब कोशिश करते हैं कि पेंसिल इनकी रिवेंज लेने में मदद करे। पर पेंसिल को इनके रिवेंज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो प्रिया की खूबसूरती से पिघल जाता है और उनकी मदद के लिए हाँ कर देता है। लेकिन बदले में वो 5 लाख रुपए की अपनी फीस डिमांड करता है। पर ये लोग तो फ्री में हेल्प लेने आए थे,
इसलिए ये जानने के बाद पेंसिल सभी को वहाँ से भगा देता है। अगले सीन में पेंसिल अपनी अगली स्क्रिप्ट को अपने बेस्ट फ्रेंड रामाकृष्णा के पास लेकर जाता है, जो कि एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि पेंसिल की पिछली 28 स्क्रिप्ट एकदम फ्लॉप हुई हैं और उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। इसलिए इस बार रामाकृष्णा पूरा मन बना लेता है कि वो इस बार ये स्क्रिप्ट प्रिंट नहीं करवाएगा, लेकिन पेंसिल उसे दोस्ती के नाते इमोशनल ब्लैकमेल करता है, जिसके चलते रामाकृष्णा फिर से कन्विंस हो जाता है। तभी पेंसिल उसे बातों ही बातों में सुबह वाला इंसिडेंट बताता है, जहां 5 लेडीज उसे पिछले साल हुए बैंक रॉबरी में हुए कत्ल का बदला लेने के लिए कह रही थी। इस पर रामाकृष्णा को बहुत अच्छा आइडिया आता है। वो कहता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखो। इसके लिए तुम उन 5 लेडीज की हेल्प करो उस कातिल को पकड़ने में, और सारा प्रोसेस नॉवेल की फॉर्म में लिख डालो, और उस नॉवेल पर मैं अपना सारा पैसा लगाऊंगा, जिसके बाद तुम जल्दी ही बहुत बड़े राइटर हो जाओगे। इस तरह रामाकृष्णा पेंसिल को बड़े बड़े सपने दिखा के उनकी हेल्प करने के लिए मना लेता है। अब पेंसिल एक एक करके 5 को दोबारा एक साथ इकट्ठा करता है, जिसके बाद ये 5 लेडीज पेंसिल के घर में ही शिफ्ट हो जाते हैं और ये सब एक साथ रिवेंज की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अब पेंसिल RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा उन मर्डर की इन्वेस्टिगेशन फाइल्स मंगवा लेता है, जिसे पढ़ने के बाद ये साफ हो जाता है कि पुलिस द्वारा इकट्ठा किए गए सबूत किसी भी काम के नहीं हैं। इसलिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। तभी पेंसिल की नजर उन मरे हुए लोगों के हाथों पर पड़ती है, जहां सभी ने एक जैसी स्टॉप वॉच पहनी थी, और यहाँ मिलता है उसको पहला क्लू। पेंसिल कहता है कि बैंक में सायरन बजने के 18 मिनट में पुलिस वहां आ गई थी, और 18 मिनट में इन 5 ने 14th फ्लोर से 300 करोड़ उड़ा लिए। लेकिन ये 5 थे आम आदमी, जिनका पिछला कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। इसका मतलब ये है कि इस काम को इतनी सफाई से अंजाम देने के लिए उन्होंने काफी प्रैक्टिस की होगी, और ये स्टॉप वॉच एक दूसरे से टाइमिंग मिलाने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। इसलिए हमारा टारगेट है पिछले साल भर की उन सभी खाली बिल्डिंग्स को ढूंढना, जहां 14 या उससे ज्यादा फ्लोर्स हों, क्योंकि उन्हीं में से किसी एक फ्लोर में उन्होंने एक साथ प्रैक्टिस की होगी। कमाल की बात तो यह है कि पेंसिल एज ए राइटर कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले उसे स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिख लेता था, और उस प्लान के आसपास की सारी पॉसिबल सिचुएशंस और प्रॉब्लम को पहले ही सोच लेता था, ताकि उसका तोड़ पहले ही सोच रखा हो। खैर, अब पेंसिल और प्रिया एक फेक ACB ऑफिसर यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिसर बनकर सरकारी दफ्तर जाते हैं, और वहां से शहर के सारे 14 या उससे ज्यादा फ्लोर्स वाली बिल्डिंग्स की लिस्ट ले आते हैं, और अब ये एक एक करके हर बिल्डिंग को जाकर चेक करते हैं। इस बीच हम इन सभी का आपस में फैमिली जैसा काफी क्यूट सीन भी देखते हैं। पेंसिल तो शुरुआत से ही प्रिया को मन ही मन पसंद करता था, लेकिन प्रिया अभी भी अपने मरे हुए मंगेतर को याद करती थी, और उसकी दी हुई अंगूठी पर उसका हमेशा ध्यान रहता था। इधर काफी बिल्डिंग्स चेक करने के बाद आखिरकार उन्हें वो बिल्डिंग मिल ही जाती है। उसके 14th फ्लोर पर वरलक्ष्मी के बेटे राजा राम का लंच बॉक्स मिलता है, और स्वाति के बड़े भाई कार्तिक की न्यूज़पेपर पर कटिंग, जिसमें वो पजल सॉल्व किया करता था। साथ ही वहाँ हमें प्रैक्टिस के सारे सामान मिलते हैं, और साथ में डमी कैश भी, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि उन्होंने यहीं पर चोरी की प्रैक्टिस की थी। ये काफी इमोशनल सीन होता है, जहाँ ये सभी अपने फैमिली मेंबर्स को याद करने लगते हैं। तभी पेंसिल बिल्डिंग के सामने HDFC बैंक का ATM देखता है, जिसके CCTV में हो सकता है उन 5 के साथ में उस छठे किलर की भी फोटो आई हो। इसलिए अब ये लोग बैंक की मेन ब्रांच में जाते हैं। वहाँ जाकर पेंसिल अपने लोगों से कहता है कि हमें पिछले साल के करीब 6 महीने की फुटेज चाहिए, जो हमें यहाँ से आसानी से नहीं मिल सकती। इसलिए अगर कोई खूबसूरत लड़की जाकर मांगे तो शायद हमें फुटेज मिल जाए। इस पर सरस्वती दादी कहती है कि मैं तो इस काम के लिए जाना चाहूंगी, जिस पर पेंसिल कहता है कि दादी, हमें किसी लड़की को भेजना है, इस काम के लिए दादी को नहीं। इसलिए अब इस काम के लिए प्रिया को अंदर भेजा जाता है, जहां बैंक ऑफिसर संतूर ATM सिक्योरिटी का इंचार्ज था। प्रिया अपनी तरफ से काफी कोशिश करती है उसे अट्रैक्ट करने की, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ऑफिसर संतूर लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्टेड है। इसलिए अब इस काम के लिए सारी लेडीज बेचारे पेंसिल को अंदर भेज देती है, जहां पेंसिल को जबरदस्ती ये नाटक करना पड़ता है कि वो भी संतूर में इंटरेस्टेड है, जिसके चलते वो बहला फुसलाकर उससे जरूरत की सारी फुटेज निकलवा लेता है। अब ये लोग उस रात का फुटेज देखते हैं जब ये सभी बैंक रॉबरी से पहले वहाँ उसकी प्रैक्टिस किया करते थे। उन फुटेज में सभी अपने फैमिली मेंबर्स को पहचान लेते हैं। आखिर में एक आदमी बच जाता है जो लेफ्ट हैंड से वहाँ कुछ लिख रहा था, जिससे पता चलता है कि ये आदमी लेफ्ट हैंडी है
और साथ में यही वो छठा आदमी है जिसने बाकियों का कत्ल किया। तभी इस फुटेज में हम एक एम्बुलेंस वैन को भी देखते हैं जिसे असल में यही छठा आदमी चलाकर लाया था। ये नोटिस करते हैं कि उस एम्बुलेंस पर स्वास्थ्य केयर हॉस्पिटल का नाम लिखा था। अब यहाँ पेंसिल को मिलता है अपना दूसरा क्लू। फिर अगले दिन पेंसिल नकली रिपोर्ट बनाकर सत्या नाम के एक आदमी से मिलने जाता है जो स्वास्थ्य केयर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ड्राइवर का काम करता था। यहाँ पेंसिल एम्बुलेंस ड्राइवर की जीवनी पर लिखी जा रही किताब के बहाने सत्या का इंटरव्यू लेता है, जहाँ वो बातों ही बातों में उससे पूछता है कि क्या साल भर में कोई ऐसा एम्बुलेंस ड्राइवर निकला है जो काफी अमीर बन गया हो। तभी सत्या उसको पीछे की होर्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसका नाम देव है, इंडिया का सबसे बड़ा रेसर। पिछले साल तक ये भी मेरी तरह एक मामूली एम्बुलेंस ड्राइवर था। एम्बुलेंस की ड्राइविंग के दौरान इसका 100% सक्सेस रेट था और इसकी गाड़ी में कभी कोई नहीं मरा क्योंकि ये इतनी अच्छी और तेजी से गाड़ी चलाता था कि सबको टाइम से पहले ही हॉस्पिटल पहुंचा देता था। अब इसकी किस्मत ऐसी बदली कि ये करोड़पति बन गया और साथ ही बहुत बड़ा रेसर भी। अब हम कार रेसिंग का सीन देखते हैं जहां देव को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। पूरा ऑडिटोरियम उसके फैन से खचाखच भरा हुआ था। जब होस्ट उससे उसकी कामयाबी का राज पूछती है तो वो यहाँ झूठी कहानी बना देता है। अब यहाँ पर हमें इसका छोटा सा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि देव शुरुआत से ही कार चलाने में एक्सपर्ट था और उसका सपना था कि वो देश का सबसे बड़ा रेसर बने, लेकिन उसके पिता उसको ये सब करने से मना कर देते थे क्योंकि ये सब सपने गरीबों के लिए नहीं होते। इस पर देव गुस्से में आकर एक दिन अपने पिता को ही मार देता है ताकि उनकी मौत के बाद उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। बाद में यही देव अपने साथियों को भी रॉबरी के दौरान धोखे से मार देता है। अब हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं जहां अब पेंसिल और बाकी पांचों लेडीज भी उसी ऑडिटोरियम में आए होते हैं, जहां एक फाइनल कंफर्मेशन के लिए पेंसिल देव से ऑटोग्राफ मांगता है। अब यहाँ देव अपने लेफ्ट हैंड से ऑटोग्राफ देता है जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि यही वो कातिल है जिसने उन पांचों को मारा। अब यहाँ ऑटोग्राफ देते वक्त देव का ध्यान पेंसिल पर नहीं होता क्योंकि वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। यहाँ से पेंसिल और बाकी लेडीज का रिवेंज प्लान शुरू हो जाता है। तभी पेंसिल नोटिस करता है कि चिन्नू टीम मीटिंग से गायब है और वो अकेले एक जगह उदास बैठी है। अब यहाँ पेंसिल को पता लगता है कि चिन्नू का आज बर्थडे है, इसलिए ये सब अपने रिवेंज प्लान को कुछ टाइम के लिए एक तरफ रखकर चिन्नू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। चिन्नू को वो सभी गिफ्ट दिलाते हैं जो उसके फादर उसे दिलाते थे। इसी बीच पेंसिल और प्रिया डॉक्टर से मिलते हैं जहाँ इन्हें पता लगता है कि डैड की मौत के शॉक लगने के कारण चिन्नू ने अपनी आवाज खो दी है जो कि वापस लाई जा सकती है, लेकिन सिर्फ तभी अगर उसे बहुत खुश रखा गया। तो अब हम अगले सीन में देखते हैं कि पेंसिल और पांचों लेडीज आधी रात को देव के घर के बाहर गाड़ी में उस पर नजर रख रहे हैं। तभी देव अपनी गाड़ी में बाहर आता है और वो उसी बिल्डिंग में जाता है जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि देव 14th फ्लोर की जगह 15th फ्लोर पर जाता है और देव के वापस लौटने के बाद पेंसिल 15th फ्लोर की चेकिंग करता है जहां पर उसे मिलता है इस कहानी का सबसे बड़ा क्लू। असल में देव ने वो रॉबरी का सारा पैसा उधर ही छुपाया था। अब पेंसिल वो सारा पैसा वहां से रातों रात गायब कर देता है और अपने ही घर में बुक्स में थर्माकोल की जगह उसे छुपा देता है। अगले सीन में हम देव को देखते हैं जो BMW की एक कार के लॉन्च पर जा रहा होता है। तभी ट्रैफिक के बीच पेंसिल एक्टर्स के फेस मास्क बेचने के बहाने देव की गाड़ी पर एक न्यूज़पेपर छोड़कर चला जाता है। असल में ये न्यूज़पेपर 1 साल पहले का होता है जिसमें उस बैंक रॉबरी की खबर छपी थी। ये सब करके पेंसिल देव को ये बताना चाहता था कि कोई है जिसे तुम्हारा ये राज पता है। अब देव न्यूज़पेपर की डेट और खबर देखते ही घबरा जाता है और उसे ये बात समझने में देर नहीं लगती कि कोई है जो उसका ये राज जानता है। देव का सेक्रेटरी अब हड़बड़ी में गाड़ी से बाहर निकलकर उस आदमी को ढूंढने लगता है पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। अब प्रिया और पेंसिल टेक्निकल रूम में जाकर उस एड के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं जिससे अब जैसे ही एड वीडियो प्ले होता है तभी उसमें उसी बिल्डिंग का वीडियो भी प्ले होने लगता है जिसमें देव और बाकी पांचों बैंक रॉबरी की प्रैक्टिस किया करते थे। ये देखकर अब देव को 100% कंफर्म हो जाता है कि जरूर कोई है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है और वो उसके सारे राज जानता है। तभी देव बाहर गुस्से में अपनी गाड़ी के पास जाता है जहां उसे अपनी गाड़ी में डमी कैश से भरा हुआ बैग मिलता है जिसके साथ वो सभी प्रैक्टिस किया करते थे। अब देव फौरन सबसे पहले उस बिल्डिंग के 15th फ्लोर पर जाता है जहां उसने सारा पैसा छुपाया था, लेकिन वहां से सारा पैसा अब गायब हो चुका था। ये सब देखकर देव बुरी तरह से चीखने लगता है कि तभी वो अपने सामने वाली बिल्डिंग को देखता है
और नोटिस करता है कि 6 लोग उसे काफी देर से वहाँ से घूर रहे हैं, पर उनकी शक्ल साफ साफ दिखाई नहीं देती। असल में ये पेंसिल प्रिया, वरलक्ष्मी और बाकी लोग होते हैं और इन्होंने ऐसा देव को डराने के लिए किया था। अब देव समझ जाता है कि यही 6 लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है। वो तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है ताकि उन्हें एक साथ पकड़ ले। इधर पेंसिल ये बात समझ जाता है कि ये हमें पकड़ने आ रहा है। पेंसिल के साथ 5 लेडीज होती हैं, जिसमें बूढ़ी दादी और छोटी चिन्नू भी होती है, इसलिए वो पूरी तरह से घबरा जाता है और ये सभी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन दादी काफी धीरे भागती है, जिस वजह से पेंसिल उन्हें अब गोदी में उठाकर भागने लगता है। थोड़ी देर बाद ये सभी लिफ्ट में जाने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट 6 लोगों में ही ओवरलोड हो जाती है। फिर पेंसिल उन सभी को लिफ्ट में जाने को कहता है और खुद सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। ऐसा लगता है कि मानो अब देव इनको पकड़ ही लेगा। देव उस बिल्डिंग तक तेजी से पहुंच जाता है और इधर अचानक से लिफ्ट भी बंद हो जाती है और ये सब अंदर ही फंस जाते हैं। चिन्नू अब अंदर सफोकेशन की वजह से बेहोश हो जाती है और इधर पेंसिल देव को अंदर आते देख लेता है। तभी पेंसिल अपने सामने फायर अलार्म देखता है और उसको तोड़कर अंदर का बटन प्रेस कर देता है, जिससे पूरी बिल्डिंग में सायरन बजने लगता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर भीड़ लग जाती है। जिस बीच पेंसिल जैसे तैसे सभी को लिफ्ट से बाहर निकाल लेता है और देव की नजरों से बचकर सभी को वहाँ से सेफली लेकर चला जाता है। अब घर पर डॉक्टर चिन्नू को देखते हैं और कहते हैं कि लिफ्ट में फंसने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है, आगे से इसका ध्यान रखना। इधर पेंसिल सभी से माफी मांगता है क्योंकि उसने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ऐसा रिस्क लिया था, जिसकी वजह से सभी को परेशानी झेलनी पड़ी। दूसरी तरफ दादी रोने लगती है क्योंकि आखिरकार उन्हीं ने ये रिवेंज का प्लान स्टार्ट किया था। वो कहती है कि मुझे अब कोई रिवेंज नहीं चाहिए, मेरे लिए तुम लोगों की जान जरूरी है। इधर बाकी सभी भी ये रिवेंज प्लान रोकने को कहते हैं। वरलक्ष्मी भी कहती है कि हम किसके लिए ये बदला ले रहे हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे बारे में सोचे बिना बैंक रॉबरी जैसा गलत काम किया। उन्हें बैंक रॉबरी करने की जरूरत क्या थी? अगर वो लोग ये सब नहीं करते तो आज जिंदा होते। इस पर पेंसिल कहता है कि मैं जानता हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया और आप लोगों को उनके बारे में गलत बोलने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, यहाँ आता है इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन। वो कहता है कि इन 5 को अलग अलग तरह का कैंसर था, जिसके चलते इन 5 की मौत तो वैसे ही फिक्स थी। ये लोग आपस में स्वास्थ्य केयर हॉस्पिटल में मिले। इन 5 को ये चिंता हमेशा रहती थी कि इनके मरने के बाद आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा। इसलिए इन 5 ने मिलकर स्वास्थ्य केयर हॉस्पिटल के एम्बुलेंस ड्राइवर देव के साथ मिलकर ये रॉबरी की, ताकि आप लोग इनके जाने के बाद एक अच्छी लाइफ जी सके। इस पर प्रिया कहती है कि तुमने हमें ये सब बातें पहले क्यों नहीं बताई, जिस पर पेंसिल कहता है कि वो लोग नहीं चाहते थे कि आप लोगों को कैंसर वाली बातें पता लगें, इसलिए मैंने आपसे ये बातें छुपाई। अब प्रिया पूछती है तो फिर अब क्यों बता रहे हो? इस पर पेंसिल रोते हुए कहता है कि अब दादी और आप लोग मना कर रहे हो कि आप लोगों को ये रिवेंज नहीं चाहिए। मैं आप लोगों से इस रिवेंज की वजह से ही जुड़ा था। अब आप लोगों को ये रिवेंज लेना नहीं है तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। आप लोग फिर से मुझे अब अकेले छोड़कर चले जाओगे और मैं फिर से अकेला और अनाथ हो जाऊंगा। ये सुनकर अब बाकी सभी भी रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमारा भी कोई नहीं है, हम सब भी अकेले हैं, हम सब तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम हमें डांटो भगाओ पर हम यही रहेंगे। दोस्तों, ये सीन सच में बहुत इमोशनल है, मैं इसको और एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ पेंसिल नोटिस करता है कि प्रिया अभी भी कंफ्यूजन में है। वो अभी भी अपनी अंगूठी देखकर अपने मंगेतर को याद कर रही होती है। खैर, अब ये सब फिर से एक अलग मोटिवेशन के साथ रेडी हो जाते हैं और रिवेंज लेने का डिसीजन लेते हैं। इधर देव को भी आइडिया लग जाता है कि 5 लेडीज और 1 आदमी उसके पीछे हैं, इसलिए अब देव अपना सारा स्केड्यूल कैंसिल करके उन लोगों को ढूंढने में लग जाता है। तभी देव का सेक्रेटरी रसूल कहता है कि हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे, हमारे पास तो कोई क्लू है ही नहीं। इधर देव को याद आता है उस बिल्डिंग का फुटेज जो BMW एड के दौरान दिखाया गया था। वो सोचता है कि आखिर वो फुटेज कहाँ से लिया गया होगा, तो उसे HDFC ATM का ख्याल आता है और वो सारा मामला समझ जाता है। अब देव मेन ब्रांच में जाकर कैमरे में पेंसिल को वो फुटेज लेते हुए देख लेता है। अब वो पेंसिल का एड्रेस निकलवाकर उसके घर पहुंचता है, जहां घर का गेट सरस्वती दादी खोलती हैं। अब देव एक ही बार में दादी को शूट कर देता है, फिर अंदर घुस के एक एक करके वरलक्ष्मी, स्वाति, फिर चुन्नू को भी मार देता है। अब जैसे ही वो प्रिया की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है, तभी सीन कट हो जाता है और अब यहाँ हमें पता चलता है कि असल में पेंसिल ये सब आने वाली पॉसिबिलिटीज को स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिख रहा था। असल में ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन एज इट इज होने के चांसेस जरूर थे। इसलिए पेंसिल अब डिसाइड करता है कि हमें सबसे पहले उस बैंक के ब्रांच में जाकर
अपने पुराने कैमरे की फुटेज के रिकॉर्ड को डिलीट करना होगा, नहीं तो देव जल्दी घर पर आ जाएगा। उस प्रूफ के थ्रू अब पेंसिल संतूर के पास जाता है और उससे फिर से लवर्स वाली बातें करने लगता है। तभी उसे पता लगता है कि संतूर ने वो सभी फुटेज पहले ही डिलीट कर दिए थे, क्योंकि उसके हिसाब से उन फुटेजेस में संतूर और पेंसिल के क्यूट मूवमेंट्स थे। अब ये सब सुनकर पेंसिल को राहत मिलती है, लेकिन तभी देव भी उधर आ जाता है और वो जैसे ही ऑफिस में एंटर करता है तभी पेंसिल संतूर को छुपाकर खुद वहाँ का हेड बनने का नाटक करता है। अब देव उससे उन लोगों की फुटेज की डिमांड करता है जिसमें पेंसिल नाटक करने लगता है। वो कहता है कि वो 5 लेडीज और वो आदमी काफी खतरनाक है, वो किसी देव नाम के आदमी के पीछे पड़े हैं और उसे मार कर ही दम लेंगे। उन्होंने मुझे भी धमकी दी है कि मैं उनके बारे में आपको कुछ न बताऊं और साथ में सारी फुटेज पहले ही डिलीट करवा दी। तभी देव को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है, जहां वो बताता है कि हमारे आदमी ने उन लोगों के एड्रेस का पता लगा लिया है। इस पर देव अपने साथ जबरदस्ती पेंसिल को बैंक ऑफिसर संतूर समझकर ले जाता है ताकि ये उन लोगों का चेहरा देखकर कंफर्म कर सके। अब ये दोनों पेंसिल के घर पहुंचते हैं, जहां सरस्वती दादी गेट खोलती हैं। इधर देव के हाथ में बंदूक होती है। तभी देव के पीछे से पेंसिल दादी को नाटक करने का इशारा करता है। उधर पेंसिल भी कहता है कि ये वो लोग नहीं हैं। अब देव वहाँ से वापस चला जाता है और पेंसिल को कहता है कि अगर तुम्हें वो लोग दोबारा मिले तो मुझे इमीडिएट इन्फॉर्म करना, जिस पर पेंसिल देव के सर की कसम खाकर उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे पक्का इन्फॉर्म करेगा। इधर दादी काफी डर चुकी होती है और उधर देव के गैरेज में उसका दोस्त सत्या उससे मिलने आता है, जो देव के साथ एम्बुलेंस चलाया करता था। तभी बातों ही बातों में सत्या देव को बताता है कि तुमने इतनी कामयाबी पाली कि कुछ दिन पहले एक रिपोर्टर तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा था और मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अब देव को इस बात पर शक होता है और वो उससे उस रिपोर्टर के बारे में पता करता है, जहां उसे पता लगता है कि उस पर्टिकुलर चैनल में ऐसा कोई भी रिपोर्टर नहीं है। अब देव सारा मामला समझ जाता है। तभी सत्या उसे उसका नाम बताता है, पेंसिल पार्थ सारथी। अब क्योंकि पेंसिल अपने आप में एक लोकल राइटर था और उसकी डिटेल्स उसके नाम से आसानी से ऑनलाइन मिल जाती है और साथ में उसकी फोटो भी, जिसको देखकर देव समझ जाता है कि इसी ने उस दिन संतूर बनकर मुझे बेवकूफ बनाया था। दूसरी तरफ इन सब बातों से बेखबर पेंसिल, स्वाति, प्रिया और वरलक्ष्मी चिन्नू के स्कूल में उसका डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए जाते हैं, लेकिन इधर दादी की तबीयत खराब होने की वजह से वो घर पर ही रुक जाती है। अब चिन्नू के डांस परफॉर्मेंस के दौरान पेंसिल के फोन पर देव का कॉल आता है, जहां पर वो पेंसिल को कहता है कि तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बना लिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। मैं तो अब बहुत बड़ा रेसर हो गया हूँ, मुझे उन पैसों की क्या जरूरत। लेकिन मुझे हमेशा से ये डर लगा रहता था कि कहीं वो पैसा पुलिस के हाथों न लग जाए, नहीं तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुमने सारा पैसा वहाँ से चुराकर मेरा काम आसान कर दिया। मुझे पता है वो सारा पैसा तुमने घर में ही छुपाया है, इसलिए मैंने पुलिस को ये सारी खबर दे दी है। अब जैसे ही पुलिस को तुम्हारे घर पर वो पैसा मिलेगा, वैसे ही उस रॉबरी और उन मर्डर्स का सारा इल्जाम तुम पर और उन 5 लेडीज पर आ जाएगा। इसलिए अब खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। पेंसिल ये सुनकर घबरा जाता है। वो तुरंत अपने दोस्त रामाकृष्णा को कॉल करके वहाँ से सारा पैसा हटाने को कहता है और खुद भी घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब तक पेंसिल घर पहुँचता तब तक पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है, पर पुलिस को वहाँ पर एक पैसा भी नहीं मिलता। अब पुलिस के जाने के बाद रामाकृष्णा घर पर आता है और वो कहता है कि भाई मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, माफ करना, कहाँ है वो सारा पैसा। इस पर पेंसिल कहता है कि तुमने घर से पैसा नहीं हटाया तो फिर किसने हटाया। तो वो नोटिस करता है कि घर से दादी गायब है और वो सारा पैसा भी। वो दादी को फोन लगाता है पर उनका फोन नहीं लगता। तभी वो डस्टबिन में एक जली हुई फोटो का टुकड़ा देखता है। असल में ये फोटो दादी के पोते जगन की थी, लेकिन उसके हाथ में लॉर्ड क्राइस्ट का साइन था, जिसे पेंसिल ने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। फिर पेंसिल जगन की फाइल देखता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि जगन एक क्रिश्चियन था जबकि दादी एक हिंदू। अब पेंसिल समझ जाता है कि दादी ने उससे झूठ बोला, लेकिन क्यों? आखिर वही तो थी जिसने सभी को इस रिवेंज के लिए एकजुट किया था। अब इसी सवाल के साथ पेंसिल दादी को ढूंढते हुए एक वृद्धाश्रम पहुंच जाता है। असल में दादी सारे पैसे के साथ यहीं पर होती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जगन दादी का पोता था ही नहीं, वो तो अनाथ था। दोस्तों, आपको याद है बैंक रॉबरी के दौरान सायरन बजते ही एक बूढ़े आदमी ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की थी, जिसे देव ने पीछे से शूट कर दिया था। असल में वो आदमी सरस्वती दादी का हस्बैंड था। दादी ने ये झूठ इसलिए बोला क्योंकि किसी 80 साल के बूढ़े की मौत का किसी को कोई दुख नहीं था, लेकिन दादी को तो अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेना था, जिसके चलते उन्होंने अनाथ जगन का सहारा लिया और उसको अपना पोता बनाकर सबके सामने पेश किया।
ताकि सबको एक करके ये बदला लिया जा सके। अब दादी कहती हैं कि मैंने ये सारा पैसा वृद्धाश्रम में दे दिया है ताकि मेरे जैसे बूढ़े जिसका कोई नहीं है उनकी मदद हो सके। और वो पेंसिल को ये भी कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा पैसा अलग करके रखा है, क्योंकि तुम ना होते तो हम इतना कुछ नहीं कर पाते। अब मुझे देव से कोई बदला नहीं चाहिए, मैंने अपना पति पहले ही खो दिया है, इसलिए अब अपने इस बदले के लिए तुम्हें और बाकी लोगों को नहीं खोना चाहती। इस पर पेंसिल रोते हुए कहता है कि मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी दादी चाहिए। मैं तो अनाथ था, लेकिन आप लोगों ने आकर मुझे एक परिवार का प्यार दिया। अब ये सब सुनकर दादी भी रोने लगती है। फिर अगले सीन में हम देव को उसके गैराज में देखते हैं, जो कि काफी फ्रस्ट्रेट होता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि गैराज में उसके अलावा कोई और भी है, और फिर वो पेंसिल को वहाँ पर देखता है। असल में पेंसिल को हमेशा से चिंता थी कि देव के होते हुए उसके इस नए परिवार को हमेशा खतरा रहेगा, जिससे बचने के लिए देव को खत्म करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर हम प्रॉपर साउथ मूवी का एक्शन सीन देखते हैं, जहाँ पेंसिल और देव के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है, जिसके लास्ट में पेंसिल देव को घायल करके उसके ऊपर कार को गिरा देता है और उस कार में आग लगा देता है, जिससे देव की मौत हो जाती है। अब अगले सीन में पेंसिल घर लौटता है, जहाँ सब लेडीज पहले से ही थी और इनको देव की मौत के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। अब यहाँ ये सभी एक एक करके पेंसिल को इस रिवेंज को यहीं पर खत्म करने के लिए बोलती हैं। वो कहते हैं कि अब हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे, हमें कोई रिवेंज नहीं चाहिए, क्योंकि अब पेंसिल के रूप में स्वाति को उसका भाई, वरलक्ष्मी को उसका बेटा मिल गया है। इधर दूसरी तरफ टीवी पर देव की मौत की खबर आ जाती है, जिसे सुनते ही चिन्नू खुशी के मारे चीख पड़ती है, क्योंकि अब उसके पिता का कातिल मर गया है। तभी पेंसिल और बाकी सभी लोग नोटिस करते हैं कि चिन्नू अब बोलने लगी है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन सभी को यही लगता है कि देव को उसके कर्मों की सजा मिल गई। और आखिरकार अब प्रिया भी अपने मंगेतर की अंगूठी हाथ से निकाल के पेंसिल के गले लग जाती है, मानो उसने भी पेंसिल के लव को अब एक्सेप्ट कर लिया हो। तभी वो पेंसिल के चेस्ट पर घाव का निशान देखती है और समझ जाती है कि पेंसिल ने ही देव को मारा है, लेकिन ये दोनों मिलकर ये बात सबसे छुपा लेते हैं। इसके बाद अब हम अपने फाइनल सीन में पेंसिल को अपनी ओरिजिनल नॉवेल पर लोगों के लिए ऑटोग्राफ करते हुए देखते हैं, और यहाँ आता है मूवी का असल क्लाइमेक्स सीन। इस नॉवेल के फर्स्ट पेज पर लिखा होता है कि ये बुक डेडिकेटेड है मेरी दादी सरस्वती, मेरी माँ वरलक्ष्मी, मेरी वाइफ प्रिया, मेरी सिस्टर स्वाति और मेरी प्यारी बेटी चिन्नू को, और अंत में श्रवण को। अब दोस्तों, क्या आपको पता है कि श्रवण कौन है? चलिए मैं बताता हूँ। आपको याद है मूवी की शुरुआत में देव ने जिस कुत्ते को कुचला था, वो असल में श्रवण ही था, जिसे पेंसिल अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। और यहाँ हमें पता चलता है कि पेंसिल ही इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड है। बदला सिर्फ उन लेडीज का ही नहीं था, बदला पेंसिल का भी था अपने श्रवण के लिए। और दोस्तों, इसी जबरदस्त क्लाइमेक्स के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।